नमस्कार साथियों, हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है और साथ ही सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2025 को हम आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे साइंस के। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाए जाएंगे। धमाका है 8000 क्वेश्चंस के साथ। डेली आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्लास होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगी, बायो फिजिक्स चलेगी, बायो केमिस्ट्री चलेगी। तो आप इसका शेड्यूल हमारे चैनल पर जाकर देख लें कम्युनिटी में, और जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को पूरा देखें, तब पता चलेगा आपका सब्जेक्ट कितना कंप्लीट है। क्वेश्चनों को डेली इनको देखना है, क्लास को देखें और कंप्लीट करें। एमसीक्यू करना बहुत ही जरूरी होता है। इसी के साथ हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम। कोशिका द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या है? प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली। क्या होता है? झिल्ली। मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम को राइबोसोम, राइबोसोम। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये होती है सेल वॉल, सेल वॉल। ये सिर्फ सेल वॉल किस में पाई जाती है? यह सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में। एनिमल सेल में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज का विघटन कहाँ पर होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है? ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसकी आवश्यकता होती है जब ग्लूकोज का विघटन होता है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है। और कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह विघटन होता है। ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी? तो वह कोलिकर वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज कोलिकर वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? पाइरूवेट होती है, एडीपी होती है, एटीपी, ग्लूकोज। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन में कभी पूछ भी देता है एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का है वही एडिनोसिन, इसमें आ जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या आ जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी। इसका आंसर क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? यह ऊर्जा मुद्रा होती है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए क्या होती है ऊर्जा मुद्रा? एटीपी।
ये कब क्वेश्चन आया है? ये आया है 2022 में, ग्रुप डी में आया था शिफ्ट फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, या लाइसोसोम को, केंद्रक को, या सेंट्रोसोम को? तो कोशिका की थैली आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह लाइसोसोम को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये किस में आया था? ग्रुप डी में 2022 में शिफ्ट सेकंड में आया था। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के अलावा और सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी के रूप में भी इसे जाना जाता है, और लाइसोसोम को डिस्पोजल बैग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन क्वेश्चनों के बारे में जो हम बताते हैं वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनको कंप्लीट करते जाएं, बिल्कुल भी इन क्लासों को ना छोड़ें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और महत्वपूर्ण है। आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चनों से, सीधा आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें, आपको थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइसोसोम को क्या कहा? डिस्पोजल बैग कहा जाता है, और सफाई कर्मी कहा जाता है। लाइसोसोम में एक हाइड्रोलिक एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक, उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 4.5 से 5 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5 होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम का ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर होती है? 6 कार्बन वाले अणु के विखंडन की प्रक्रिया पाइरूवेट बनता है उसका द्रव में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? वह कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। गोल्जी काय करता क्या है? यह प्रोटीन का परिवहन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का परिवहन करता है गोल्जी काय। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर वैज्ञानिक ने। इसने इसको क्या कहा था? सेंट्रोसोम। क्या कहा था? सेंट्रोसोम कहा था। किसने? कोलिकर वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सेंट्रोसोम कहा था। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा। और किसने खोजा? तो फ्लेमिंग था, जो फ्लेमिंग ने इसको फाइलो नाम दिया। क्या दिया? फ्लेमिंग ने इसको फाइलो नाम दिया। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य। क्या है इसका आंसर? कोशिका द्रव्य इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकेंद्रकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। तो कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये मतलब
गलत माना गया है। इसमें पूछा क्या है? विकल्प गलत। गलत बताइए, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। ये अत्यधिक छोटा आकार होता है, ये सही है। एकल गुणसूत्र होता है, ये भी सही है, माना गया है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव्य कहलाता है, ये भी सही माना गया है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में आया है 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में। किस डेट को? ये 5 डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ये क्या होती है? 50S और 30S। क्या होती है? 50S और इन दोनों को मिलाकर होता है 70S। क्या होता है? 70S। राइबोसोम में दो होते हैं पार्ट। क्या? एक होता है 70S, एक होता है राइबोसोम में 70S और एक होता है 80S। क्या होता है? 70S और 80S। 70S में 50S प्लस 30S और 80S में 40S प्लस 60S। ये दोनों मिलकर अगर आपको कहीं 80S मिल जाए तो 40S में टूटता है और 60S में, और 70S 50S और 30S में टूटता है। उप इकाई संरचना, इसका आंसर क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा जब तोड़ते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। वह कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ये पूछ रहा है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 के मोल। कितनी? 30.5। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 2022 में शिफ्ट थर्ड में आया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? कौन सा कोशिकांग है? कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सा है? अंतःप्रदव्य जालिका। कौन सा है? अंतःप्रदव्य जालिका। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अंतःप्रदव्य जालिका है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। ये इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है RER और एक होता है SER। एक होता है RER और एक होता है SER। SER का फुल फॉर्म होता है, SER का स्मूथ है। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? रफ ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय क्या करता है? गोल्जी काय प्रोटीन को पैक भी करता है। हमने आपको बताया प्रोटीन का परिवहन करता है और प्रोटीन को पैक भी करता है। राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें अंतर है। क्या अंतर है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप विकल्प को गलत कर देंगे पेपर में। कहेगा प्रोटीन को पैक करना,
तो आपको लगाना है गोल्जी काय। प्रोटीन को पैक कौन करता है? गोल्जी काय। और पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? वह राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? वह राइबोसोम। कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? किसमें होती हैं? घनाभाकार उपकला, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, थल की उपकला। किसमें होती हैं? थल की उपकला। किसमें होती हैं? थल की। इसका आंसर क्या है? थल की उपकला इसका आंसर है। थल की उपकला इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ये कब आया है? यह ग्रुप डी में आया है 30 डेट को 2022 शिफ्ट सेकंड में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन देखना है कि कौन सा गलत है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ये कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ये ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है, पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, हाँ ये भी सही है, ग्लूकोज का विघटन होता है। कथन गलत छांटना है, तो 3 सही हो गए। तो चौथा ये ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या है? डी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। ऑक्सीजन की सहायता से क्या बनता है? ऑक्सीजन की सहायता से पाइरुवेट का विघटन होता है। ऑक्सीजन की सहायता से पाइरुवेट का विघटन होता है। क्या होता है? पाइरुवेट का विघटन होता है। पाइरुवेट का विघटन होता है। ये एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। अगर ये लिखा होता तो ये विकल्प सही होता, इसीलिए इसको गलत कहा गया है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? एसीआर, हमने आपको एसीआर का फुल फॉर्म बताया था। एसीआर होता है स्मूथ है, क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रेटिकुलम कह दो इसको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रदपी, चिकनी प्रदपी जालिका। और आरईआर होता है रफ, आरईआर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी प्रदपी जालिका, खुरदरी प्रदपी जालिका। तो उसने क्या कहा? यकृत कोशिकाओं में पूछा उसने। अगर क्वेश्चन में कह देता एसीआर द्वारा कशेरुकियों में एसीआर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो कह देते लिपिड का संश्लेषण। क्या हो जाता? ये हो जाता लिपिड का संश्लेषण, इसका आंसर। उसने पूछा यकृत कोशिकाओं में, इसमें यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये कब आया था? ग्रुप डी में 70 डेट को आया था 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है।
इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? विभाजन बी कब और कहाँ होता है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है कि ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दो प्रकार का होता है। समसूत्री विभाजन कौन होता है? ये होता है दो प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री। क्या होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार का होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री। ये और क्या होता है? युग्मकों के निर्माण के लिए, युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जनन कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये किसमें है? ये विकल्प नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी फिर आया है शिफ्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री, कारखाना या फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? वह हमने आपको बताया था। यह किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेडे। किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे या जॉर्ज पैलेड ने की थी। राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? इसको पैलेड कण के नाम से भी जाना जाता है। इसको पैलेड कण के नाम से भी जाना जाता है राइबोसोम को। और ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। इसका वर्क है। इसके प्रकार क्या हैं? इसके प्रकार हैं 70S और 80S। 70S और 80S। 70S में क्या है? प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं जी। प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं। और ये यूकैरियोटिक के अंदर। इसके अंदर यूकैरियोटिक। ये इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं। ये यूकैरियोटिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? तो इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह या शक्ति गृह या ऊर्जा गृह या शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? हमने आपको बताया, पॉलीकर वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? कॉलवेंडा ने। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कॉलवेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को लीवर से अलग कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को लीवर से अलग कौन करता है? तो वह बेंसीली करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को लीवर से बेंसीली अलग करता है। इसको ऊर्जा गृह और शक्ति गृह भी कहते हैं। केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। ये केंद्रक का कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला
यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? हमने आपको पहले भी बताया इसके पिछले क्वेश्चन में, और फिर से आया आत्मघाती थैली कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आत्मघाती थैली? लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? तो इसको एटम बम, एटम बम, एटम बम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका नाम एटम बम भी है, पाचक थैली भी है। क्या? पाचक थैली, इसको पाचक थैली भी कहते हैं। सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है, सफाई कर्मी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एटम बम डिस्पोजल बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्या? डिस्पोजल बैग के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट नंबर, ये 2 नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, 5 नामों से इसे जाना जाता है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने? डी किसने की थी लाइसोसोम की खोज? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। किसने? डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो वो पिछला क्वेश्चन क्या था? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? देखो क्वेश्चन में चेंज, फर्क है, क्वेश्चन में फर्क है, पर क्वेश्चन वही है। आत्मघाती थैली, तो आत्मघाती थैली तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और किस में आया? ग्रुप डी में, फर्स्ट में आया। किसमें? शिफ्ट फर्स्ट में 2022 में, इस पेपर में 2022 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्लाइडेन और स्वान, क्या है? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? कवकों पर, विषाणुओं पर, जंतुओं पर, शैवालों पर। तो एक ट्रिक होती है, क्या होती है? ट्रिक, कि किन पर लागू होता है? तो वो होता है कवकों पर भी होता है, शौकपाजी, शैवालों पर। तो किन पर होता है? लागू नहीं होता, नहीं होता विषाणुओं पर। किन पर लागू नहीं होता? विषाणुओं पर लागू नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने क्या किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने खोज किसकी की थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। इसकी कोशिका सिद्धांत को खोजा था इन्होंने, कोशिका सिद्धांत को इन्होंने खोजा था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्वान को
इसको श्वान को हम किस नाम से जानते हैं? श्वान को हम जंतु विज्ञान शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। जंतु विज्ञान शास्त्र के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और स्लाइडेन है वनस्पति विज्ञान। कौन है? वनस्पति विज्ञान शास्त्री। वनस्पति विज्ञान शास्त्र से संबंधित हैं ये स्लाइडेन, और श्वान जंतु विज्ञान शास्त्र से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया? विषाणुओं पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। किस प्रकार की गई? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। इस प्रकार कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये कब आया है? एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया है 2021 के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में। कॉर्क का निरीक्षण, कॉर्क किसे कहते हैं? कॉर्क है ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी, क्या है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है, उसे कॉर्क कहा है। उसे कॉर्क कहा है। जैसे ऐसे इसकी संरचना होती है। मधुमक्खी की संरचना होती है, तो इसे कॉर्क कहा जाता है। इसे कॉर्क कहा जाता है। और इसको सेलुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में इसे सेलुला कहते हैं। ग्रीक भाषा में सेलुला, और इसी से सेल प्राप्त हुआ है। ग्रीक भाषा में इसे सेलुला कहते हैं। फिर इसी से सेल बनता है, और सेल से ही डेड सेल की खोज की थी। सेल से ही डेड सेल की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कोशिका की खोज किसने की थी? इसने क्या कहा? कोशिका की खोज किसने की थी? वह किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर साफ साफ कह दे कि डेड सेल की खोज किसने की, तो डेड सेल की खोज किसने की? वह रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और यदि कह दे कि कोशिका की खोज किसने की या सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और वह क्वेश्चन में दे दे मृत कोशिका, जीवित कोशिका को किसने खोजा? डेड सेल यह कौन सी है? यह मृत कोशिका। कौन सी है? यह मृत कोशिका। ये है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका को किसने खोजा? जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने खोजा। किसने खोजा? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये क्या है? ये है केंद्रक। क्या है? ये है केंद्रक। और ये भरा है पदार्थ। क्या भरा है? ये भरा है पदार्थ। ये जेली जैसा पदार्थ भरा है। कैसा? जेली जैसा पदार्थ। ये है झिल्ली। क्या है? ये है कोशिका झिल्ली। इन दोनों के बीच ये पदार्थ भरा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये किनके बीच भरा मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अब इसमें ऑप्शन उसने चेंज कर दिए। क्या दिए? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका विज्ञान। क्या है? कोशिका विज्ञान।
क्या है? कोशिका विज्ञान, या इसी को सेल कहते हैं, या इसी को सेल कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य, क्या है? जीव द्रव्य है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्या है? हरित लवक। न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक, क्या है? न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। तो क्या कहा? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ये क्या भरा होता है? केंद्रक और कोशिका के बीच जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनते हैं? बनाते हैं ये प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो किन दो बीज के बीच में मौजूद होता है। देखो, अब इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। पहले क्या पूछा था? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? अब उसने ऐसा पूछा कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ द्रव होता है जो किन दो के बीच में होता है। तो किन दो के बीच में होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका आंसर है। ये एनटीपीसी में आया है, फिफ्थ सेकंड में आया है। इस सन में 2021 में यह आया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है पानी की कमी। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है इसको? प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। एनटीपीसी में ये फिर क्वेश्चन आया है, शिफ्ट फर्स्ट में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इसने पहले रिक्त दिया है कि इसमें क्या भरा जाए। कोश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। किसको, इन चारों विकल्प में से किसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? तो हम पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था और क्वेश्चन भी आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यही क्वेश्चनों में फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप कर लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बार-बार आते हैं और आएंगे भी और आते रहे हैं। देखिए, वही क्वेश्चन को इसने कितने बार दिया है। पावर हाउस कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्लास को पूरा देखें और प्रत्येक दिन क्लास को अटेंड करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, स्नायु कोशिका, कोशिकांग, चिकनी पेशी कोशिका। कौन सी है? इन चारों विकल्प में से कौन सा है? ये कब आया है? एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया है। कब आया है? शिफ्ट फर्स्ट में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वातावरण, कोशिका का वह वातावरण यानी बाहरी आवरण। क्या? बाहरी आवरण। बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका लेमा। प्लाज्मा झिल्ली को ही प्लाज्मा लेमा या कोशिका लेमा, कोशिका लेमा के नाम से भी जानते हैं इसे। कोशिका लेमा, कोशिका झिल्ली, क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। 1, 2 और 3, 3 नामों से इसे एक ही नाम से जानते हैं। कौन? प्लाज्मा झिल्ली कह दो या कोशिका लेमा या कोशिका झिल्ली। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। किसका गठन करता है ये? ये करता है मेटाफेज का। किसका करता है? मेटाफेज का। इक्वेटोरियल प्लेट पर, किस प्लेट पर? इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण करता है। माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र जो होते हैं संरेखित होते हैं। जो धुरी होती है, धुरी के तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जो तंतु होते हैं किसके? धुरी के जो तंतु होते हैं, तंतु वो किनसे जुड़े होते हैं? तंतु गुणसूत्रों या गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर, इससे गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। ये क्या है? समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण। मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। क्या है? द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए जो क्रोमेटिड होता है। क्या होता है? क्रोमेटिड अलग होता है, उसे स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। उससे क्या होते हैं? इससे स्वतंत्र होते हैं जो गुणसूत्र, उससे संतति यानी संतान बन जाती है। इसका आंसर क्या है? मेटाफेज। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अपने स्वतंत्र अस्तित्व की जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वह कौन सी होती है? कोशिका। कौन सी होती है? कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी? कोशिका। अच्छा, कोशिका से कैसा कैसा बनता है शरीर? तो कोशिका से बनते हैं टिश्यू। क्या बनते हैं? टिश्यू। कोशिका से टिश्यू बनते हैं यानी ऊतक। कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू, ऊतक। फिर जब कई ऊतक मिलते हैं तो अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग यानी ऑर्गन, अंग बनते हैं। जब कई अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र को ऑर्गन सिस्टम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब कई अंग तंत्र मिलते हैं तो शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर यानी बॉडी। क्या बनती है? बॉडी। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। रिक्तियां ये क्या होती हैं? वैक्यूल्स। क्या होती हैं ये? वैक्यूल्स। ये रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तियां। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट। क्या?
यूनिट होती है जो जीवन की मूलभूत इकाई, जो क्या है? कोशिका है, ऊतक है, अंग है, नाभिक है। तो देखिए, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से क्या बनता है? अंग तंत्र से बॉडी बनती है। तो इसकी सबसे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ये क्वेश्चन कब आया है? 2016 में देखिए आया है, फिफ्थ थर्ड में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गोल्गी काय, राइबोसोम, अंतः प्रदब्बी जालिका, खुरदरी प्रदब्बी जालिका। तो देखिए, ये अंतः प्रदब्बी जालिका और खुरदरी प्रदब्बी जालिका, ये किसका है पार्ट? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, यानी अंतः प्रदब्बी जालिका। अंतः प्रदब्बी जालिका का, अंतः प्रदब्बी जालिका की ये पार्ट हैं, ये दोनों अंतः प्रदब्बी जालिका की। कौन कौन? आर कौन कौन? आर और एस आर और एस ये दोनों इसी के पार्ट हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोल्गी काय। इसका आंसर क्या है? गोल्गी काय इसका आंसर है। ये कब आया? एनटीपीसी में 2021 में आया है। ये गोल्गी काय क्या करता है? तो प्रोटीन का परिवहन करता है। क्या करता है? गोल्गी काय प्रोटीन का परिवहन करता है, प्रोटीन को पैक करता है। क्या करता है? प्रोटीन को पैक करता है ये, और प्रोटीन का परिवहन करता है और संशोधन करता है। और पैकेजिंग के लिए जो गोल्गी काय क्या करता है? पैकेजिंग करता है। कोशिका उत्तरदायी होती है जो, और कोशिका के अंदर स्रावित जो पदार्थ होते हैं तो संग्रह व परिवहन में सहायक होते हैं। जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो परिवहन में सहायक होते हैं, परिवहन व संवहन में, संग्रह में सहायक होते हैं, इकट्ठा करने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? कौन सी झिल्ली है जो पाचक एंजाइमों से भरी होती है? गोल्गी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या रसधानी। एनटीपीसी में आया है 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाइसोसोम। क्या आंसर है इसका? लाइसोसोम इसका आंसर है। लाइसोसोम के बारे में हम आपको काफी बता चुके हैं। झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हमने आपको बताया लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो वो की थी डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? एटम बम। एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5 इसका पीएच मान होता है, वो भी अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। आपको कहीं मिल जाएगा 2.5 और आपको मिलेगा कहीं 4.5, लेकिन हम इसको मानते हैं। किसको? 4.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन की आत्मघाती थैली, अभी अभी इसी लाइसोसोम को पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर वैज्ञानिक ने। किसने? कोलिकर वैज्ञानिक ने। और कोशिका का
क्या कहा जाता है इसे? ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोसोम बनाते हैं, वसा बनाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना। तो राइबोसोम को और किस नाम से जानते हैं? इसे पैलेट कण के नाम से जानते हैं। किससे नाम से? पैलेट कण के नाम से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा या किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द है जो, ये किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते। क्या कहते? प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते। प्रोटोप्लाज्म, तो ये किसने दिया प्रोटोप्लाज्म शब्द नाम? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज डुजार्डिन ने। किसने की थी? इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी। और इसका शब्द, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने इसको, इसका शब्द नाम दिया था। किसने? पुरकिंजे ने। ये प्रोटोप्लाज्म होता कैसा है? ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल गाढ़ा रंगहीन। कैसा होता है? तरल गाढ़ा रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है? रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा। कैसा होता है? रंगहीन, पारदर्शी और लसलसा, वजन युक्त होता है। जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा। और जीव द्रव्य को भौतिक जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रोटोप्लाज्म को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को। ये किसने कहा था? हक्सले ने। हक्सले ने कहा था इसे, प्रोटोप्लाज्म को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम इसका आंसर होगा, क्योंकि सफाई कर्मी के नाम से इसे जाना, सफाई कर्मी के इसे नाम से जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है? कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका के साफ रखने में मदद करते हैं। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जी काय कौन रखते हैं? लाइसोसोम इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है, कोशिका को शांत भी करता है? गोल्जी अपार्ट्स या गोल्जी अपार्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका। ये क्वेश्चन कब आया है? एनटीपीसी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है। एनटीपीसी 2000 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। इसका आंसर क्या है? लाइसोसोम इसका आंसर है। लाइसोसोम। या कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर, यानी इसको नाम पाचक थैली भी है। क्या है? पाचक थैली। पाचक थैली हमने आपको बताया था कि इसको पाचक थैली के नाम से जानते हैं, एक और सफाई कर्मी के नाम से जानते हैं, और डिस्पोजल बैग के नाम से जानते हैं, और आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। क्या?
आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। वैक्यूल्स। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं प्लांट सेल या प्लांट सेल होती हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं होती हैं। एनिमल सेल क्या होती हैं? एनिमल सेल होती हैं जंतु कोशिकाएं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। ये असत्य कथन है। कौन सा है ये? ये असत्य कथन है। ये असत्य कथन है। आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप कोशिका जो होती हैं वो आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं आकार में, और जंतु कोशिका छोटी होती है आकार में। सेलुलोज से जो बनी कोशिका होती है, कोशिका भित्ति, वह पादप कोशिका की होती है। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वह कौन सी बनी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 38, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कोशिकाएं, लसिका। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया है शिफ्ट सेकंड में 2021 में। कब आया है? 2021 में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्या है? लसिका। अतिरिक्त द्रव को, इसको अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस ले जाता है। कौन ले जाता है? लसिका। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसलिए सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। हाँ, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, कौन? अर्धसूत्री विभाजन ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ? जनन कोशिकाओं में, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। 2 चरणों में संपन्न होता है। ये 2 चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट है अर्धसूत्री। कौन? फर्स्ट है अर्धसूत्री और अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड, और अर्धसूत्री सेकेंड। 2 चरणों में ये होता है अर्धसूत्रण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? वह नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने समाहित रखता है। क्या करता है? कोशिका के डीएनए, क्या? डीएनए की ब्लूप्रिंट, डीएनए की ब्लूप्रिंट होती है, जो ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, समाहित रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रदव्य जालिका, गोल्जी काय, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? गोल्जी काय है, अंतःप्रदव्य जालिका है, नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? नाभिक। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। जेईई में क्वेश्चन आया, देखिए जेईई में 2019 में जो पेपर हुआ था, जेईई में यह क्वेश्चन देखा गया कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ये कौन सा है सबसे बड़ा कोशिकांग? कौन सा है? नाभिक। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? देखो, कारखाने के रूप में या फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? वो राइबोसोम को। किसे जाना जाता है? राइबोसोम को कारखाना या फैक्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का यह संश्लेषण करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो क्या कौन सा पाया जाता है? लाइसोसोम। यह कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? लाइसोसोम। पशु कोशिकांग मतलब, पशु कोशिका मतलब क्या होता है? एनिमल सेल। पशु कोशिका मतलब एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल यानी सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका आंसर क्या है? केवल समसूत्रण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, केवल समसूत्रण विभाजन। ये एनटीपीसी में स्टेज फर्स्ट में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से क्या है? क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन की कोशिका। न्यूरॉन को यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका वो होती है सेल यानी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन होती है? जनन कोशिका। जनन कोशिका कौन होती है? सबसे छोटी जनन कोशिका हमारे शरीर की वो होती है शुक्राणु। कौन होती है? शुक्राणु हमारे शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका होती है। और बड़ी कौन होती है जनन कोशिका? तो वो होती है अंडाणु। कौन होती है? अंडाणु हमारे शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कौन सा है अणु? जल है, शैवाल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो कौन है? जल इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव्य, सूत्रकणिका, केंद्रका, केंद्रक। कौन करता है? कौन करता है? केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इसका आंसर है, केंद्रक। केंद्रक इसका आंसर है। अच्छा, केंद्रक है जो केंद्रक, कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ये कई लंबे समय तक कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेल का नियंत्रक कौन है? ये नाभिक सेल का नियंत्रक कौन है? नाभिक सेल का नियंत्रक कौन है? नाभिक सेल को नियंत्रक कौन करता है? केंद्र।
कौन करता है? केंद्र यह नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न को सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, गुणसूत्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और डीएनए को गुणसूत्र। तो फर्स्ट का क्या है? सी। फर्स्ट का क्या है? सी। सेकंड का क्या है? बी। सेकंड का क्या है? बी। थर्ड का ए। थर्ड का ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। क्या है ये? मेटाफेज। मेटाफेज इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। सूत्री विभाजन के चरण का नाम कौन है? ये सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं, कौन है? मेटाफेज। मेटाफेज। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिका। कौन? ये पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? विभज्योतक कोशिकाओं में। और ये कोशिकाएं जड़ एवं तना। कौन? ये कोशिकाएं जड़ या तना, जड़ एवं तने के शीर्ष पर, कहाँ पर? शीर्ष पर स्थित रहती हैं। कहाँ रहती हैं? शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिकाएं के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ओके। अब ये क्लास समाप्त हो चुकी है। आपके 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अगली क्लास में भी 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 500 क्वेश्चंस के बाद आपको 1 क्लास में 100 क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। 50 की जगह 100, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, हमारे पास और आपके पास, इसलिए जल्दी से इन क्वेश्चनों को समाप्त करेंगे और अगला सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। साइंस के बाद रीजनिंग है, यूपी स्पेशल है, जो भी और वैकेंसी हैं उनके लिए हम बताएं कि बहुत से क्वेश्चन हम प्रीवियस लेने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम के लिए प्रीवियस भी आएंगे, ऑप्शनल और कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और इसमें एक लिंक इस यूट्यूब पर आने वाली है, उस लिंक पर और टीचर पढ़ाएंगे। वो कुल सब्जेक्ट होंगे, ज्योग्राफी होंगे और हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी और भी सब्जेक्ट होंगे, तो उनको भी आपको पढ़ना है। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। ओके। और जो अभी इस चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करें और लाइक करें।